हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम बार में। आज 16 मई है और आज के करंट अफेयर में कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनके बारे में हमको डिटेल में जानना चाहिए, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं। हम बात करेंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में कि ये चर्चा में क्यों बना हुआ था और ये हमारा एनवायरनमेंट का पोर्शन कवर करेगा हमारे एग्जामिनेशन हॉल में। आपने ऐसे प्रश्न देखे होंगे जो कि लिस्ट वन लिस्ट टू यानी कि सूची वन सूची टू करके एग्जाम में आते हैं। एक तरफ नेशनल पार्क दे दिया रहता है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य दे दिया जाता है, या फिर आपको टाइगर रिजर्व दे दी जाएंगे, संबंधित राज्य दे दी जाएंगे और उनका मिलान करने के लिए आता है। तो ये प्रश्न मेरे ख्याल से वहीं से जनरेट होता है, जितने भी टाइगर रिजर्व, नेशनल पार्क या फिर पक्षी अभ्यारण्य या फिर लेक्स जो न्यूज में बने रहते हैं। तो सरिस्का टाइगर रिजर्व न्यूज में क्यों बना हुआ था, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे ओरकास के बारे में कि ये क्या है। ये एक जानवर है जो कि चर्चा का विषय बना हुआ था, ये भी आपका एनवायरनमेंट का पोर्शन कवर करेगा। उसके बाद जिब्राल्टर की खाड़ी के बारे में बात करेंगे कि न्यूज में क्यों बना हुआ था। स्लोवाकिया स्लोवाकिया कल रात 12 बजे के बाद जो है ये ट्रेंड में बना हुआ था। अब ये स्लोवाकिया जो है एक लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में हम बात करेंगे, इसकी मैपिंग करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों बना था और कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे हम गीजा पिरामिड के बारे में जो कि हमारा इजिप्ट में पड़ता है। और ये तीनों टॉपिक जो है हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अंत में हम बात करेंगे एक मिसलेनियस टॉपिक से जिसका नाम है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में I4C के रूप में जानते हैं कि ये चर्चा का विषय कल क्यों बना हुआ था। तो आप देख सकते हैं कि आने वाले जो भी आपके 15 से 20 या फिर कह ले आधी घंटा है, वो आपके एग्जाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने हम वन लाइनर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से। सबसे पहला पॉइंट है कि 77वां कान फिल्म महोत्सव फ्रांस के शहर कान में शुरू हो गया है। देखिए, अब वो समय नहीं रह गया कि जब आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएं कि निम्नलिखित किस देश में जो है कान फिल्म महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो अब ऐसा समय नहीं रह गया है, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट हैं जब कभी कभी सिंपल न्यूज से भी आपसे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ये हमारे एग्जाम के लिए कान फिल्म महोत्सव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत पहली बार कान फिल्म महोत्सव में भारत पर्व की मेजबानी कर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दो तीन फैक्ट याद रखने होंगे। पहला कि ये 77वां कान फिल्म महोत्सव था। दूसरा कि प्रसिद्ध अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीप को मानद पामडी ओर से सम्मानित किया गया है कान फिल्म महोत्सव में। ये कुछ पॉइंट थे जिनको आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत और अमेरिका के बीच में तर्कश अभ्यास का 7वां संस्करण जो है ये कोलकाता में समाप्त हो गया है। बता दें कि ये एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस के मध्य एक अभ्यास था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता जिसका नाम है इंडिया स्किल। क्या नाम है? इंडिया स्किल का उद्घाटन जो है यशोभूमि द्वारिका नई दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने केनिया में बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केनिया सरकार को $10 लाख की मानवीय सहायता देने की घोषणा किया है। देखिए, कई बार बता चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, अफ्रीकी कंटिनेंट से संबंधित कोई भी न्यूज आए आप लोग उसको इग्नोर मत करिएगा। प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित किस देश में आए बाढ़ की तबाही से निपटने के लिए भारत सरकार ने $10 लाख की मानवीय सहायता दी है, तो आपको ध्यान रखना होगा केनिया की। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए वहां की प्रशासन ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की है। तो ऑपरेशन मर्यादा का संबंध किससे है? केदारनाथ धाम यात्रा के सुचारू संचालन से संबंधित है, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम कुछ व्यक्ति थे जो कि कल न्यूज में बने हुए थे, तो व्यक्ति विशेष के रूप में इनको हम ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। और पहले व्यक्ति हैं वैभव अनिल काले। वैभव अनिल काले इसलिए न्यूज में बने हुए थे क्योंकि गाजा के राफा शहर में उनके वाहन पर हमले के बाद जो है इनकी मौत हो जाती है। ये पूर्व भारतीय सेना अधिकारी जो है कर्नल थे, जो कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के एक स्टाफ सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र में कार्यरत थे। अब ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वैभव अनिल काले की जो मौत हुई है वो गाजा में मारे जाने वाले पहले संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय कर्मचारी के रूप में हुई है। अब मैं कई बार कह रखा हूं, जहां कहीं पे भी पहला, पहले या तो ऐसे टर्म आते हैं तो वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वैभव अनिल काले का नाम आप ध्यान रखे रहिएगा।
नेक्स्ट पर्सन है डॉक्टर कमला बेनीवाल। इनका निधन हो जाता है। ये त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम की पूर्व राज्यपाल भी थी और राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री थी। ये आप ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट पर्सन है मनिका बत्रा। मनिका बत्रा इसलिए न्यूज में बनी हुई थी क्योंकि ये शीर्ष 25 में आपका जो है टेबल टेनिस के शीर्ष 25 में स्थान बनाने वाली पहली भारतीय महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई हैं और इनकी जो रैंकिंग है वो 24 है। ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। नेक्स्ट पर्सन है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इसलिए न्यूज में बने हुए थे कल क्योंकि एथलेटिक्स फेडरेशन कप 2024 ने इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, जिसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया जा रहा था। नेक्स्ट पर्सन है जो न्यूज में बनी हुई थी, उनका नाम है सृष्टि खंडागले। सृष्टि खंडागले इसलिए न्यूज में बनी हुई थी क्योंकि चीन के हांगकांग, जो कि चीन में आयोजित एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ठीक है, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ये पहली भारतीय हैं जिन्होंने एशियाई ट्रैम्पोलिन जिम्नास्टिक में चैंपियनशिप में पदक जीता है। तो ये नाम आप ध्यान रखे रहिएगा कि सृष्टि खंडागले का संबंध किससे है? जिम्नास्ट से है। हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं हम डिटेल में कि सरिस्का टाइगर रिजर्व ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये हमारा एनवायरमेंट का पोर्शन कवर करेगा, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज तो बहुत सिंपल सी थी। तो न्यूज ये थी कि जो सरिस्का टाइगर रिजर्व का वन विभाग है ये एक आरोप लगा रहा है कि अभी तक उसको जो है, मतलब कि जब से इसका अस्तित्व आया है 46 वर्षों से, तब से जो है उसको जमीन का सही जो है स्वामित्व अभी तक पूरी तरीके से नहीं मिल पाया है। तो न्यूज ये थी कि टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित होने के 46 वर्षों बाद भी देश के पहले 12 रिजर्व में से एक सरिस्का राज्य राजस्व रिकॉर्ड में अपनी जमीन के सही स्वामित्व का इंतजार कर रहा है। आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार कुल एसटीआर भूमि का लगभग 60.5% अभी तक वन विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया है। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लीजिए कि सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये अलवर जिले में पड़ता है, जो कि राजस्थान में स्थित है, और यह बाघों को सफलतापूर्वक स्थानांतरित करने वाला दुनिया का पहला रिजर्व है। ये भी आप लोग ध्यान रखें। अब जब यहाँ पे सरिस्का टाइगर रिजर्व की बात हो रही थी तो राजस्थान में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं उनको देख लेते हैं। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जिसको अभी हाल ही में टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था, जो कि 54वां बाघ अभ्यारण्य है देश का, ये भी कहाँ पड़ता है? ये आपका धौलपुर करौली में पड़ता है, जो कि राजस्थान में स्थित है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व जो कि कोटा में स्थित है। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो कि बूंदी में स्थित है। ये अन्य बाघ अभ्यारण्य थे राजस्थान के, इसको भी आपको ध्यान रखना है। अब बाघ अभ्यारण्य से और भी कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी? 1 अप्रैल 1973 को इसकी शुरुआत की गई थी और पिछले वर्ष ही 2023 को ही इसकी 50वीं वर्षगांठ भी मनाई गई थी। तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही कुछ और फैक्ट हैं, जैसे पहला जो हमारा टाइगर रिजर्व था देश का, वो कौन सा था? जिम कॉर्बेट था। कौन सा था? जिम कॉर्बेट था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाले में कि सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना होगा नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में स्थित है। ये भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। अच्छा, सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है, ये आप लोग बताएं, और साथ ही आप लोग कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि बाघ का जो है साइंटिफिक नाम क्या है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। ऐसे कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखना चाहिए। साथ ही आप ये भी बताएं कि वर्तमान सरकारी आंकड़ों के अनुसार बाघों की संख्या देश में कितनी है। अगर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनने होंगे तो यहीं से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वो कैरी करके बना सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि आपका मिसलेनियस का है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ये न्यूज में क्यों बना हुआ था और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो न्यूज ये है कि I4C ने माइक्रोसॉफ्ट के सहयोग से साइबर अपराधियों द्वारा उपयोग की जाने वाली 1000 से अधिक आईडी को ब्लॉक कर दिया है, जो कि स्काइप की आईडी थी। इनका उपयोग पुलिस और कानून प्रवर्तन अधिकारियों के रूप में प्रस्तुत करने वाले साइबर अपराधियों द्वारा ब्लैकमेल, जबरन वसूली और डिजिटल गिरफ्तारी के लिए किया जा रहा था। तो सबसे पहले तो आपको I4C का फुल फॉर्म याद रखना है, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, ये इसका
फुल फॉर्म है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र भारत में साइबर अपराध से समन्वित और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक सरकारी पहल है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको स्थापित करने की योजना जो है वो तो वर्ष 2000 अक्टूबर में गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिया गया था, लेकिन इसका उद्घाटन जो होता है वो जनवरी 2020 में होता है और उद्घाटन के बाद ही इसने सबसे बड़ा स्टेप उठाया था। जून 2020 में I4C की सिफारिश पर भारत सरकार ने 59 चीनी मूल के मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें आपका टिकटॉक भी शामिल था। ठीक है, तो किसने लगाया था? I4C ने लगाया था, ये आप ध्यान रखे रहेंगे। फिर होता क्या है अक्टूबर 2023 में गूगल ने भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी कि I4C के साथ काम करने के लिए भारतीय उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाने के लिए डीजी कवच लॉन्च किया था। चूंकि ये अभी हाल ही की न्यूज है, तो ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है जिब्राल्टर की खाड़ी ये न्यूज में क्यों बनी थी। अब ये हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, तो इसको हम मैप में भी देख लेंगे। न्यूज ये है कि हाल ही में अज्ञात संख्या में ओरकास, देखिए यहीं से ओरकास को भी मैंने अपने टॉपिक में जोड़ा है। हाल ही में अज्ञात संख्या में ओरकास ने जिब्राल्टर जल डमरू मध्य के मुरक्कन जल में एक नौकायन नौका को टक्कर मारकर उसे डुबो दिया। यानी कि ये इतना प्रभावशाली वेल था कि इसके टक्कर से एक जो है नौका जिब्राल्टर की खाड़ी में डूब जाती है। तो सबसे पहले तो आपको जिब्राल्टर की खाड़ी के बारे में जानना चाहिए। तो बता दें कि यह यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला और भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाला एक संकीर्ण जल मार्ग है। आप मैप में देख सकते हैं, यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाला है ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, और साथ ही अटलांटिक ओशियन को मेडिटेरियन सी से ये जोड़ने वाला स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, ये आप ध्यान रखेंगे। इसका सबसे संकरा बिंदु मोरक्को के पॉइंट सेरेस और स्पेन के पॉइंट मुर्की के बीच में है, ये आप लोग ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं, जब यहाँ पे ओरकास की चर्चा हो रही थी तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो बता दें कि आरकास जो है ये दुनिया भर में पाए जाते हैं और इन्हें किलर वेल के नाम से भी जाना जाता है। तो किलर वेल के नाम से किसे जाना जाता है? आरकास को जाना जाता है, ये आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। डेल्फिनिडे परिवार या डॉल्फिन का सबसे बड़ा सदस्य है ऑरकास, ये भी आप ध्यान रखें। और किलर वेल अपेक्स परभक्षी है, क्योंकि कोई भी जानवर उन पर शिकार नहीं करता है। तो ऐसे कुछ फैक्ट थे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे, इनको आप लोग ध्यान रखे रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम गीजा का पिरामिड ये न्यूज में क्यों बना हुआ था। तो न्यूज ये है कि गीजा पिरामिड के पास रहस्यमयी अज्ञात संरचना की खोज की गई है। सिंपल सी न्यूज थी, लेकिन अब चूंकि ये विश्व के 7 आश्चर्यों में से एक है, तो इसके बारे में हमको थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहिए और साथ ही साथ हमको इजिप्ट के बारे में मैपिंग भी कर लेनी चाहिए थी। गीजा का महान पिरामिड जो है एक प्राचीन मिस्र का पिरामिड है, जो गीजा के 3 पिरामिडों में से एक है। यह मिस्र के काहिरा शहर के पास नील नदी के पश्चिम में गीजा पठार पर स्थित है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण मिस्र के चौथे राजवंश के दूसरे राजा खुफू ने करवाया था और गीजा के पिरामिड प्राचीन विश्व के 7 आश्चर्यों में से अंतिम अवशेष है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जब बार बार यहाँ मिस्र का जिक्र हो रहा था, तो मिस्र के बारे में भी कुछ फैक्ट हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे और लगातार ये भी मतलब कि ये भी जो है पिछले वर्ष से न्यूज़ बना हुआ था, तो इसकी भी हम लोग मैपिंग कर लेते हैं। बता दें कि मिस्र एक अंतर महाद्वीपीय देश है जो उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया में सिनाई प्रायद्वीप के रूप में स्थित है। ये आपका सिनाई प्रायद्वीप है जो कि पिछले वर्ष से न्यूज में बना हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी क्या है? कायरो इसकी राजधानी है, ये आप लोग ध्यान रखें। और देश की सीमा उत्तर में मेडिटेरियन सी और पूर्व में आपकी स्वेज की खाड़ी से और लाल सागर रेड सी यहां पड़ता है से लगती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसकी सीमा जो है पश्चिम में लीबिया, उत्तर पूर्व में फिलिस्तीनी, ये आपका इजराइल है और यहीं पे फिलिस्तीनी क्षेत्र है, इससे लगती है। और जो है दक्षिण में सूडान से लगती है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। यह भूमध्य सागर में साइप्रस, तुर्की और ग्रीस के साथ लाल सागर में जॉर्डन और सऊदी अरब के साथ समुद्री सीमाएं साझा करता है। और बता दें साथी कि लेक नसेर जो है कहां पे स्थित है? ये इजिप्ट में ही स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे।
गल्फ ऑफ अकाबा जो है ये सऊदी अरब और जो आपका सिनाई प्रायद्वीप है, सिनाई प्रायद्वीप से सीमा साझा हो रही है। ये आप लोग मैप में अच्छे से देख रहे होंगे। और सिनाई प्रायद्वीप में ही जो इसकी उच्चतम बिंदु है वो है दाहब। क्या है? दाहब जो है सिनाई प्रायद्वीप, जो कि इजिप्ट का एक पार्ट है, जो कि उसका उच्चतम बिंदु है। इसको भी आप लोग ध्यान रखे रहेंगे। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, नेक्स्ट हेडिंग की, जो कि है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया जो कंट्री है, लैंडलॉक कंट्री है यूरोप की, ये कल रात 12 बजे के बाद जो है बहुत ज्यादा न्यूज में बना हुआ था, जिसका रीजन ये था कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको को गोली मारी गई है। ठीक है, इसीलिए ये न्यूज में बना हुआ था। और अब ये देश और साथ ही रॉबर्ट फिको हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो इससे संबंधित जो न्यूज थी वहां से आपको 3-4 फैक्ट ध्यान रखने होंगे। एक तो आपको ध्यान रखना होगा कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको हैं, ये नाम आप ध्यान रखेंगे, जिनको गोली मार गई। साथ ही उनके आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर अपडेट के अनुसार उनकी स्थिति जानलेवा है। ये तो मतलब कि इसको ध्यान में नहीं रखना है, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि एक शहर है हैडलोवा। तो क्वेश्चन जैसे बनता है ना कि चर्चा में रहा हैडलोवा शहर का संबंध किस देश से है, क्योंकि वहीं पे एक ये मीटिंग कर रहे थे जिससे वो बाहर निकले और वहां पे उनको गोली मारी गई। तो हैडलोवा का संबंध कहां से है? स्लोवाकिया से है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। साथ ही बता दें कि स्लोवाकिया की राजधानी क्या है? ब्रातिस्लावा है। ब्रातिस्लावा क्या है? स्लोवाकिया की राजधानी है, जहां से डेन्यूब नदी भी बहती है। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। ये एक लैंडलॉक कंट्री है स्लोवाकिया। ठीक है, आप ये देख रहे हैं कि लैंडलॉक कंट्री है स्लोवाकिया। ये आपका ब्रातिस्लावा है, जहां से डेन्यूब नदी बह रही है। स्लोवाकिया की सीमा 5 देशों से लगती है। उत्तर में पोलैंड, दक्षिण में हंगरी, पूर्व में यूक्रेन, दक्षिण पश्चिम में ऑस्ट्रिया और पश्चिम में चेक गणराज्य से लगती है। आप यहां देख रहे होंगे पश्चिम में आपका चेक रिपब्लिक है, आपका ऑस्ट्रिया भी पड़ता है यहाँ पे, हंगरी आपका इसके साउथ में पड़ता है, यूक्रेन इसके आपका पड़ जाएगा ईस्ट में, और पोलैंड आपका इसका पड़ जाएगा नॉर्थ साइड में। और साथ ही बता दें कि यहाँ पे माउंट तत्रा और ओरे माउंट है, जो कि आपका मध्य स्लोवाकिया में स्थित है। और यहीं पे स्लोवाकिया का सबसे उच्चतम बिंदु जो गार्लेक पीक है, ये आपका तत्रा माउंट के आसपास ही पड़ता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। करपेथियन पर्वत चेक गणराज्य और पोलैंड के साथ इसकी उत्तरी सीमाओं को कवर करते हैं। अगर आप मैप में देख रहे हैं तो ये करपेथियन माउंट है, जो कि पोलैंड के साथ जो है इसकी उत्तरी सीमा जो है टच कर रहा है, और साथ ही आपका चेक रिपब्लिक के साथ भी इसकी सीमा साझा होती है। महत्वपूर्ण नदियां कौन कौन सी हैं? डेन्यूब है, मोरवा है, हॉर्न है, हॉर्नड है और वाह महत्वपूर्ण नदियों में शामिल हैं स्लोवाकिया के। इसको भी आपको ध्यान रखना होगा। तो ये तो रहा आज का यानी कि 16 मई का करंट अफेयर, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे। और आपने यहाँ पे देखा होगा कि कितने आपके जो है एनवायरनमेंट का आपका यहाँ पे 2 टॉपिक मिल गया था, आपके ज्योग्राफी के यहाँ पे 3 से 4 टॉपिक आपको यहाँ पे मिल गए थे, जिससे लगातार प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो अगर सेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगा हो तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें, और साथ ही साथ अपने नोट्स पे खुद वर्क करें। देखिए बहुत ही जल्द आपका एग्जाम होने वाला है, तो जो ये अभी बीच का समय है इसमें आप जितना मेहनत कर लेंगे, एग्जाम टाइम में आपको उतनी ही आसानी होगी रिवीजन करने में। और रिवीजन लगातार करते रहिए, क्योंकि एक यही मात्र अस्त्र है जिसके कारण ही आपकी विजय होनी है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।